मेरा सब कुछ तुम्हारा है उजाला, सिवाय इस दिल के। अर्शमान ने कमरे में आते ही पहली बात मुझसे यही कही थी और मैं गुमसुम उसकी शक्ल देख रही थी। शादी की रात अपने शौहर के मुंह से कम मैं इस जुमले की तवक्का नहीं कर रही सकती थी। मुझे लगा शायद अब हम दोनों के पास कहने को कुछ रहा ही नहीं। वो यही कहते रहें, मैं तुम्हारी हक नहीं मारूंगा, लेकिन मेरा दिल अंदर से छन से टूट गया था। कहने लगे तुम मेरी माँ की पसंद हो, मेरी नहीं। लेकिन जाहिर है अब शादी हो चुकी है तो निभानी तो पड़ेगी। अगर तुमने खुद को मेरे मुताबिक ढाल लिया तो शायद मेरे दिल में तुम्हारी थोड़ी सी जगह बन जाए। ये कहकर अर्शमान ने मेरे हाथ में रुनुमाई की अंगूठी पहनाई थी और मुझे लगा जैसे मैं कोई बेजान सा मूर्ति हूँ। वह कहने लगा, मैं खाने में ज़्यादातर चाइनीज़ और इटालियन फूड पसंद करता हूँ। सुबह उठते ही ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। मेरा हर काम अगर वक्त पर ना हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और काम पर मैं परफेक्शन ना हो तो मैं 10 बार काम करवाने का आदी हूँ, और इस्तेमाल शुदा चीज़ों से मुझे सख्त नफ़रत है। इन बातों को ख़ास तौर पर ख्याल रखना। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उजाला चुप क्यों हो? उसने मुझे खामोश देखकर पूछा। मेरे पास तो जैसे कहने को कोई लफ्ज़ ही नहीं था। मैंने मुश्किल से गला साफ करके कहा, जी मैं सुन रही हूँ। गुड। वो ये कहकर उठकर खड़ा हो गया। अलमारी से अपना नाइट सूट निकाल कर वॉशरूम जाने से पहले कहने लगा, अपने ज़ेवरात उतार लो। यह कहकर वो वॉशरूम जा चुका था। ज़ब्त के बावजूद मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं उठकर खड़ी हो गई। आईने के सामने आकर खुद को देखने लगी। सबने आज मेरी तारीफ़ की थी कि चाँद का टुकड़ा लग रही हो, बेहद खूबसूरत हो। तुम्हारी और अर्शमान की जोड़ी चाँद सूरज की जोड़ी लगेगी। कुछ घंटे पहले तो मैं भी यही सोच रही थी कि हम एक परफेक्ट कपल हैं। जब से मेरा रिश्ता अर्शमान से तय हुआ था और मैंने पहली बार उसकी तस्वीर देखी थी, तभी वो दिल में घर कर चुका था। बहुत शहरंगेज शख्सियत का मालिक था, एक नावल के हीरो जैसा। मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझ रही थी कि मुझे इतना हैंडसम शौहर मिला है। मोहब्बत भी करेगा क्योंकि वो खुद मुझे देखने आया था और मुझे देखने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया था। लेकिन इसमें नहीं जानती थी कि ये सब कुछ धोखा हुआ था। अपने हाथ से अंगूठी पहनाना, मुस्कुराना, एक लड़की तो कई ख्वाब सजा लेती है। मैंने भी सजा लिए थे। आज तक अपनी सोचों से कहीं पर भटकने नहीं दिया था। सब कुछ मेरे शौहर की अमानत है। मेरी मोहब्बत, मेरे ख्वाब उसी के नाम होने चाहिए जिसके साथ मेरा नसीब जुड़ेगा। और कितनी आसानी से अर्शमान ने कह दिया कि उसका सब कुछ मेरा है सिवाय दिल के। जब दिल ही मेरा नहीं तो बाकी सब कुछ तो बेमाना रह जाता है। मैंने अपने जेवरात उतार कर ड्रेसिंग के दराज में रख दिए। अलमारी से अपना एक सादा सा लिबास निकाला, ड्रेसिंग टेबल पे रखे टिश्यू बॉक्स से कई टिश्यू निकाले और अपना मेकअप साफ़ कर दिया। मेरा सजना संवरना जिस शख्स के लिए था उसके दिल की मकीन नहीं थी। जब वो वॉशरूम से बाहर आया तब तक मैं अपना मेकअप उतार चुकी थी। एक भरपूर नज़र मुझ पर डाली, फिर हटा ली। इससे पहले कि मैं वॉशरूम में जाती, मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने सामने खड़ा कर लिया। कहने लगा, शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी क्योंकि इसका लहजा सख्त था। कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था कि ज़ेवरात उतार लो, ये नहीं कहा था कि मेकअप भी उतार लो। और कपड़े किससे पूछकर चेंज करने लगी थी? मैंने तो इजाज़त नहीं दी थी। मैं बुरी तरह से डर गई थी क्योंकि बड़े गुस्से से मुझे देख रहा था, बड़े गुस्से से मुझसे बातें भी कर रहा था। मैंने कहा, आपने खुद ही तो कहा मैं आपकी माँ की पसंद हूँ। और वाट, वह दबे दबे लहजे में कुर्रा कर बोला था। मेरा दिल धक से धड़का था। कहने लगा, तुम्हें बीवी तो बना रहा हूँ ना। शादी का रिश्ता मुनाफिकत से शुरू नहीं किया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे साथ यूँ ट्रीट करोगी। ये तुमसे झूठ बोल देता तो फिर तुम मेरे साथ किस तरीके से पेश आती? वो अभी भी मेरी आंखों में देख रहा था, लेकिन मैं उसकी आंखों में नहीं देख पाई। मैंने कहा सॉरी, और दिल में सोचा कि काश अर्शमान तुम झूठ बोल देते, कम से कम मैं इस अजियत से ना गुजरती। कहने लगा, जाओ लिपस्टिक लगा कर आओ। मुझे ज़्यादा आजमाइश में मत डालो। आज की रात गुजारना उसके लिए खुद पर जुल्म करना था और मेरे लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त अजियत। कांपते हुए हाथों से मैंने लिपस्टिक लगाई थी और फिर उसके सामने बैठ गई। दुपट्टे के पीने में पहले ही उतार चुकी थी, अपने बालों का जोड़ा भी बना चुकी थी। कुछ देर वो मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर नज़रें झुकाकर पता नहीं क्या सोचने लगा। कुछ देर अपनी आंखें बंद की, शायद अपने आप को मजबूरन इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार कर रहा था।
और उस वक्त मेरे अंदर क्या हशर बरपा था ये मैं शायद लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकती। लेकिन उस कहानी को पढ़ने वाली हर ऐसी औरत जान सकती है जिसके शौहर ने कभी ऐसे यूँ कहा होगा। अपना आप कितना बेऔकात सा लगता है जब ये पता हो कि सामने वाला जबरन ये रिश्ता निभा रहा है। उसके दिल की कोई आमदगी शामिल नहीं थी। फिर अर्शमान ने अपनी आंखें खोली, एक गहरी सांस ली, मेरा दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया। मेरे बालों को खोल चुका था और लग रहा था कि किसी बेजान मुजस्समे की तरह उसके सामने बैठी हूँ। वह अपने हाथ के अंगूठे से मेरे चेहरे के एक एक नक्श को छू रहा था, लेकिन मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा था। इसके एक जुमले ने जैसे मेरे हर जज्बे पर बर्फ़ डाल दी थी। लगता था अंदर के सब जज्बात मर चुके हैं। इसका छूना मेरे दिल को धड़का नहीं रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे हद से ज़्यादा करीब आ चुका था। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे को, मेरी गर्दन को छू रही थी, लेकिन मुझे लगा जैसे मैं अहर एहसास से आरी हो चुकी हूँ। बस ये लग रहा था कि सामने वाला ज़बरदस्ती मोहब्बत करने की कोशिश कर रहा है, और कम वक्त मुझसे तो ज़बरदस्ती की मोहब्बत भी नहीं हो रही थी। उसके लब उससे पहले कि मेरे लबों को छूते मैं अपने हाथ रख चुकी थी। मैंने कहा प्लीज़। उसने भी दोबारा ऐसी कोशिश नहीं की। अपना हक वसूल किया था या अदा किया था, लेकिन मेरे लिए ये बेमाना सा हो चुका था। लेकिन मुझे नींद नहीं आई। बंद होठों से मैं आज की रात का मातम मना रही थी। मेरे अंदर आवेला मचा हुआ था, लेकिन मेरे लब खामोश थे। आंखों से आंसू बहकर तकिया भिगो रहे थे, लेकिन एक भी सिसकी मेरे मुंह से अदा नहीं हुई थी। पता नहीं कब जाकर मेरी आंख लगी। सुबह शायद अर्शमान ने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। जल्दी से मैंने अपना हाथ उसके हाथ से पीछे किया। कहने लगा 9 बज गए, उठ जाओ। मैं उठकर जल्दी से खड़ी हो गई, अपने कपड़े निकाले और नहाकर कपड़े बदल कर बाहर आ गई। तब तक अर्शमान भी वॉशरूम में जा चुका था। कहने लगा सफ़ेद रंग शलवार कमीज़ निकाल दो। मैंने कहा जी। वह वॉशरूम में चला गया। मैंने अलमारी खोली, सामने ही सफ़ेद सलवार कमीज हैंगर में लटकी हुई थी। मैंने वह निकाल के रख दी। दिल नहीं चाह रहा था कि मेकअप करूं, दिल नहीं चाह रहा था कि तैयार हूं, लेकिन दुनिया को यह भी तो नहीं दिखाना था कि मैं खुश नहीं हूं। मुझे मेरा हक भी नहीं एक एहसान की तरह मिला था। लग रहा था कि एहसान का जूता मारा गया है। बहरहाल मैंने हल्का फुल्का मेकअप किया और कमरे से बाहर आ गई। मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुशी से दुआएं देने लगी। अर्शमान को पूछने लगी। मैंने कहा वो तैयार होके आते हैं। वह नाश्ता टेबल पर लगा रही थी और साथ में मुलाजिमा भी लगी हुई थी। कहने लगी अर्शमान आ जाएं तो फिर नाश्ता शुरू करते हैं। मुझे कहने लगी तुमने इतना हल्का काम वाला सूट क्यों पहना है, कुछ फैंसी पहन लेती। मैंने कहा बस ऐसे ही, आप कहती तो मैं चेंज कर लेती हूँ। कहने लगी नहीं नहीं ठीक है, इसमें भी बहुत प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हें पहली नज़र देखते ही मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें ही अपनी बहू बनाऊंगी। तुम पहली नज़र में ही मेरे दिल को भा गई थी। मैंने दिल में सोचा काश कि आपके बेटे के दिल को भी भा जाती। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा भी नहीं सकी। कुछ देर में अर्शमान भी बाहर आ चुका था। मैं उसके बराबर वाली कुर्सी पर ही बैठी थी। नाश्ते के लिए, हर चीज़ के लिए उसने मुझसे कहा था उजाला मेरे सामने प्लेट रखो, स्लाइस पे जैम लगा कर दो, कप में चाय डालो, चीनी बस 1 चम्मच। मुझे लगा जैसे मैं उसके हुक्म की ग़ुलाम हूँ। वह कहता जा रहा था, मैं करती जा रही थी। मेरी सास कहने लगी अरे मैं कर देती हूँ, अभी तो उसे आए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। वह कहने लगा जब ज़िंदगी भर इसने करना है तो फिर आज से क्यों नहीं। नाज नखरे अगर बहू के आपने उठाने हैं तो शौक़ से उठाएं, लेकिन मेरे काम यही करेंगी। बड़ा शपाट सा लहजा था, ना चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ना आंखों में कोई चमक। नाश्ता करने के बाद कहने लगा रात को वलीमा है, मैं कुछ तैयारियां देख लूँ। ये कहकर वो उठकर चला गया। मेरी सास कहने लगी बेटा तुम कुछ देर आराम करना चाहो तो कर लो। और अर्शमान उनका इकलौता बेटा था। अच्छे खासे अमीर लोग थे। घराना हमारा भी उनके घराने से कम नहीं था। अर्शमान के वालिद जिंदा नहीं थे, बस एक माँ थी और वो खुद था। मेरी बहनें, भाभियाँ, मेरी दोस्तें सब मुझे रश्क करती थी कि तुम्हें तो आइडियल लड़का और आइडियल ससुराल मिल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम पर। सास भी बहुत अच्छी है और शौहर को देखने में हीरो लगता है। तुम तो हम सब में बड़ी खुश नसीब हो उजाला। अपनी ही बहनों की बातें मेरे कानों में एक अजियत की तरह से गुजर रही थी। ये तो कोई नहीं जानता था कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। कुछ देर में अपनी सास के साथ इधर उधर की बातें करती रही, फिर अपने कमरे में आकर बैठ गई। शायद रात भर की जागी हुई थी इसलिए मेरी आँख लग गई।
4 बजे दरवाजे पे दस्तक हुई थी। मैं उठकर बैठ गई। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला, कहने लगी ब्यूटिशियन आ गई हैं, 8 बजे वलीमे का फंक्शन है, तुम तैयार हो जाओ। अर्शमान वक्त का बहुत पाबंद है। ब्यूटिशियन आ चुकी थी। अलमारी से जब वलीमे का ड्रेस मेरी सास ने निकाल कर दिया तो वो बारात के लहंगे की तरह नहीं था, बल्कि एक नफीस सी मैक्सी थी। बहुत कम काम हुआ था उस पर। देखने में ये नहीं लगता था कि किसी दुल्हन का है, हालांकि एक बहुत महंगी बुटीक की डिज़ाइन करदा थी। मेरी सास कहने लगी, अर्शमान को ऐसे ही कपड़े पसंद आते हैं, ज़्यादा भरे हुए लहंगे वो पसंद नहीं करता। फिर ब्यूटिशियन से कहने लगी कि देखो बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप मत करना। जो ज्वेलरी मेरे सास ने निकाल कर दी वो डायमंड की थी, लेकिन सिर्फ गले का छोटा सा हार था और कानों के छोटे छोटे टॉप्स। हाथों में पहनने के लिए चूड़ियाँ तक नहीं थी, सिर्फ 2-3 कड़े थे। ब्यूटिशियन कहने लगी, दुल्हन के हिसाब से ये सब कुछ बहुत कम है, आपने तो बंदियाँ भी नहीं दी हैं, झूमर भी नहीं दिया। मेरी सास कहने लगी, उसके शौहर को ये सब पसंद ही नहीं है, बहुत घबराता है वो इतनी ज्वेलरी से। बस तुम उसे ऐसे ही तैयार करना जैसे मैंने कहा है। उसने गहरी सांस ली, कहने लगी ठीक है। उसने बिल्कुल वैसे ही तैयार किया था जैसे मेरी सास ने बताया था, बहुत सिंपल सा। ब्यूटिशियन जा चुकी थी, मैं अपने कमरे में ही बैठ गई। लाइट ग्रे और सिल्वर कलर की मैक्सी पहने काफ़ी सिंपल यही लग रही थी। कुछ ही देर में अर्शमान कमरे में दाखिल हुआ, एक नज़र मुझ पर डाली, कहने लगा, आज कुछ अलग लग रही हो। मुझे भारी भरकम किस्म के कपड़े और हैवी ज्वेलरी बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर कहने लगा, मुझे तैयार होना है, तुम बाहर जा सकते हो। मैं उठकर फ़ौरन कमरे से बाहर चली गई। वलीमा भी गुजर चुका था। मेरी सारी फैमिली कह रही थी कि इतना सिंपल क्यों तैयार हुई हो, लग ही नहीं रहा कि दुल्हन हो। मैंने कहा, अर्शमान को ऐसे ही पसंद है। मेरी दोस्त कहने लगी, ठीक है, शौहर की पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अपनी पसंद भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। अच्छा होता कि तुम कुछ ज्वेलरी ज़्यादा पहन लेती, दुल्हन तो लगती। बहरहाल मैंने मुस्कुरा कर ही बात को टाला था। उसके बाद तो मुझे लगा कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो कुछ है बस अर्शमान है। उसे ऑफिस जाना होता था तो मैं हर चीज़ पहले से रेडी रखती थी, लेकिन शादी को बस 3 दिन गुजरे थे जब उसने मुझे पुकारा। मैं उसके लिए नाश्ता बना रही थी। वह चीज़ पसंद करता था और हमारे घर में कभी किसी ने नहीं खाया था। मेरी सास ने ही बताया था कि वो बनाना कैसा है। उसकी पुकार सुनते ही मैं सब कुछ छोड़कर कमरे में गई। कहने लगा, ये शर्ट प्रेस की है तुमने, कैसी प्रेस की है? मैंने कहा, कपड़े में तो प्रेस नहीं करती, बाहर से ही होकर आते हैं। उसने शर्ट पकड़ी और मेरे मुंह पर दे मारी। मैं तो उसका रवैया देखकर हैरान हुई थी। कहने लगा, तो क्या चेक नहीं करोगी? तुम जैसे लॉन्ड्री से कपड़े आएंगे उठा कर रख दोगी, अब फिर मेरे सामने यहाँ पर रख दोगी। मुझे एक शिकन भी अपनी शर्ट पर पसंद नहीं है। जाओ इसे दोबारा से प्रेस करके ले आओ। मैंने शर्ट ली और इस्त्री स्टैंड के पास जाकर उसकी शर्ट प्रेस कर फिर से उसे ला कर दी। शर्ट पहनते हुए कहने लगा, मेरी टाई बांध दो, अपनी जिम्मेदारियाँ तो ठीक से निभाया करो। मैं फ़ौरन से उसके पास खड़ी हो गई, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी की टाई नहीं बांधी थी। मैंने कहा, अर्शमान, मुझे टाई बांधनी नहीं आती। कहने लगा, व्हाट? फिर उसने मुझे टाई बांधने सिखाई। बस एक दफ़ा कहने लगा, आइंदा नहीं बताऊंगा। वह जा चुका था। नाश्ते को अगर सिर्फ 2 मिनट देर हो जाती तो वो बिना नाश्ते के चला जाता था। कहता था, टाइम पे रखा क्यों नहीं? मुलाजिमा के हाथ का वो कुछ नहीं खाता था। कहता था, तुम बनाओगी। शाम को उसका फ़ोन आया, कहने लगा, रात का खाना बाहर कहीं रेस्टोरेंट में खाएंगे, तुम तैयार रहना। मैंने कहा, ठीक है। मैं खुश हो गई। चाहती थी कि उसे इतनी तवज्जो दूँ, इतनी मोहब्बत दूँ कि उसके दिल में सिर्फ मेरा ही मकाम हो। वही माँ की पुरानी बातें याद आने लगी कि शौहर के दिल में जगह बनानी है तो उसके मादे से गुजरना पड़ेगा या उसे अपने आदी बनाना पड़ेगा। इसलिए अपने अंदर एक नया उज़्म कायम करके मैं वो सब करने लगी जो अर्शमान मुझसे कहता था। मैंने एक अपने जहेज़ के जोड़ों में से एक फैंसी शलवार कमीज़ निकाली। उसके साथ हम रंग कांच की चूड़ियाँ पहने, झुमके पहने। मुझे झुमके पहनना बहुत पसंद था और मेकअप करके तैयार हो गई। मेरी सास ने कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने उन्हें भी बताया कि आज खाना हम बाहर खाएंगे। उनका खाना मैं तैयार कर चुकी थी। जैसे ही अर्शमान कमरे में आया, मैंने उससे मुस्कुरा कर देखा था, लेकिन उसके माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा, ये क्या बन गई हो तुम? क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है पहनने ओढ़ने की? उसकी बात पर जैसे मेरा दिल सहम गया था। कहने लगा, एक तो तुम अपने जहेज़ में पता नहीं क्या उठा कर लेकर आई हो, तुम्हारी चॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
तुम्हें पता ही नहीं है कि कपड़े पहनने कैसे हैं। देखो, मैं जिस सर्कल में उठता बैठता हूँ तुम्हें वहीं लेकर जाना चाह रहा हूँ, और वहाँ तुम्हें इस हुलिये में देखकर मेरा मजाक बन जाएगा। मेरी शख्सियत को देखा है तुमने, और अपने आप को देखो। फिर अलमारी से एक सिंपल सा सूट निकाल कर दिया। मेरे हाथों में पहनी कांच की चूड़ियाँ मेरा हाथ पकड़कर उसने बेदर्दी से उतार कर डायरेक्ट डस्टबिन में फेंकी थी। कहने लगा, आज के बाद मैं इन चूड़ियों को तुम्हारे ड्रेसिंग के किसी दराज में ना देखूं। हल्की सी ब्रेसलेट उसने मुझे पहनाई और दूसरे हाथ में बस वॉच। कहने लगा, उतारो ये झुमके। उसने छोटे छोटे से सोने के टॉप्स मेरे हाथ में पकड़ाए। कहने लगा, ये पहनो। मैंने वो पहन लिए। फिर कहने लगा, मेकअप थोड़ा लाइट करो। मैंने लिपस्टिक उतार कर लाइट सी लिपस्टिक लगा ली। फिर मुझे सर से पाँव तक एक नज़र देखने लगा। कहने लगा, अब तुम कुछ काबिल व बर्दाश्त लग रही हो। देखो, अगर तुम चाहती हो कि मेरे दिल में कुछ जगह बना सकूं तो प्लीज़ ऐसे हुलिये से अपने आप को दूर रखो। बहरहाल वो मुझे अपने साथ लेकर गया। रेस्टोरेंट में हमने खाना भी खाया, जहां उसके कुछ दोस्त और उनकी बीवियां भी आई थी। सब मेरी तारीफ़ कर रही थी। जब वापस आए तो मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो चुका था। कहने लगा, ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा हुलिया दुरुस्त कर दिया। अगर तुम्हें उसी हाल में ले जाता तो मेरी तो अच्छी खासी इंसल्ट हो जाती। मैं उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोली, चुप ही रही। वह समझता था कि जैसे ही मैं किसी चीज़ की कोई तमीज़ नहीं जानती। अपने आगे वो दूसरे शख्स को बिल्कुल हकीर समझता था। एक बार वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मैंने उसकी ब्लैक कॉफ़ी शायद टेबल पर रख दी। आज तक कभी उसने मुझे थैंक्स नहीं कहा था। कभी ये नहीं कहा था कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। कभी ये नहीं कहा था कि उजाला आई लव यू। कभी ये नहीं कहा था कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। मैं अपने कानों में पहने ज्वेलरी उतार कर ड्रेसिंग की दराज में रख चुकी थी। उसके बाद अपने बालों को खोलकर ब्रश किया, हाथों पे लोशन लगाया और आकर बेड पर लेट गई। वो शायद अपना काम कर चुका था और कॉफ़ी भी पी चुका था। मेरी आँख लग गई जब उसने मुझे हाथ से पकड़कर हिला दिया। मैं हड़बड़ा कर उठी थी। कहने लगा, कॉफ़ी का कप रख कर आओ। मुझे ये समझ नहीं आता था कि वो मुझे समझता क्या था। क्या मैं इंसान नहीं थी? कॉफ़ी का कप तो खुद भी रख के आ सकता था। मैं उठकर कॉफ़ी का कप किचन में रख के आई तो दोबारा लेटने लगी। कहने लगा, इधर मेरे पास आओ। फिर मुझे अपने साथ लगा लिया। मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। फिर मेरा हाथ बड़े गौर से देखने लगा। कहने लगा, तुम्हारे हाथ नाजुक किस्म के नहीं हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, उनकी बनावट बड़ी अजीब सी है। कुछ चौड़े से बुढ़े टाइप के हैं, कुछ मर्दाना किस्म के। यह कहकर हंसने लगा। कहने लगा, बेनिश के हाथ बेहद खूबसूरत थे। बेतहाशा हसीन थी वह। लगता था अल्लाह ने बड़ी फुर्सत से उसे बनाया था। मुझे अपने पहलू से लगाए वो अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ़ कर रहा था। इससे पहले कि मुझे उसकी तस्वीर में अपने करीब करता, मैंने उसके सीने पे हाथ रख दिया। मैंने कहा, अर्शमान प्लीज़, मैं थक चुकी हूँ और सोना चाहती हूँ। कहने लगा, तुम हो क्या चीज़? किस बात का घमंड है? किस बात के नखरे दिखाती हो? मुझे खुद को खुश नसीब समझो कि मैंने तुम्हें अपनी बीवी के काबिल समझा। मुआशरे में मैं तुम्हें मेरी बीवी से जानी पहचानी जा रही हो। मैंने किस दिल से तुम्हें कबूल किया है ये मैं जानता हूँ। तुम्हारे पास किस दिल से आता हूँ ये मेरा दिल जानता है। इसलिए मुझे रोका मत करो। वही सख्त लहजा, पता नहीं उसके लहजे के सामने मेरी ज़ुबान क्यों बंद हो जाती थी। उसकी मनमानियाँ शुरू हो चुकी थीं। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसने कभी मेरे कानों में कोई प्यार सा भरा जुमला बोला हो। लगता था कि बस मुझ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हो। मैं नहीं जानती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसकी संगत की ख्वाहिश नहीं थी। मैं बहुत चाहती थी कि मुझे उसका साथ अच्छा लगे। हालांकि अब तो मैं उसके हर काम को परफेक्ट तरीके से करती थी। अब उसे कुछ कहने का मौका नहीं मिलता था। खाने में एक चाइनीज़ और इटालियन डिश मौजूद होती थी। उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी हर चीज़ उसकी जगह पर मिलती थी। उसे कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता था। मुझे आवाज़ नहीं देनी पड़ती थी। नाश्ता करते हुए उसे ये नहीं कहना पड़ता था कि आज तुमने ठीक नहीं बनाया। लेकिन कभी उसने ये भी नहीं कहा कि आज तुमने बहुत अच्छा बनाया है, खाकर बहुत मज़ा आया। कभी एक जुमला ऐसा नहीं बोला था। शादी के 6 महीने गुजरे थे कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सर बहुत भारी था। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई। वहीं जाके पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी सास बहुत खुश थी। तब भी मैं अर्शमान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी।
कहने लगा, ये ना समझना कि अब तुम प्रेग्नेंट हो गई हो तो मेरे काम नहीं करोगी। देखो तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुई, इसलिए मेरे सारे काम तुम वैसे ही करोगी जैसे करती आ रही हो। जैसे ही मुझे छठा सातवां महीना शुरू हुआ, मेरा वजूद कुछ जाहिर सा होने लगा। पहले तो कभी कभी अर्शमान मुझे डॉक्टर के पास ले जाता था। इन दिनों मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं थी। उनके घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए कहती कि तुम अर्शमान के साथ ही हॉस्पिटल चली जाया करो। वह सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब मैंने उसे कहा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कहने लगा, ठीक है, अम्मा के साथ चली जाना। मैंने कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वह कह रही हैं कि आपके साथ चली जाऊं। कहने लगा, इस हाल में उसने मेरे पूरे वजूद पर नज़र डाली। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, देखो मैं इस हाल में तुम्हें अपने साथ कहीं नहीं ले जा सकता। सॉरी, इतना अजीब लगेगा। एक ढोल बनकर तुम मेरे साथ चलोगी। किसी को ये बताऊं कि ये मेरी बीवी है, शर्म से ना मर जाऊं। पता नहीं किस बात की हकारत थी उसके अंदर। अगर मैं इस हाल में थी तो उसकी वजह से थी, उसके बच्चे को पैदा कर रही थी। कहने लगा, ड्राइवर के साथ चली जाओ। यह कहकर वो अपने ऑफिस चला गया। अब मैं ड्राइवर के साथ ही जाती थी। जिन दिनों मेरा 9वां महीना शुरू हुआ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मेरे पाँव सूज गए थे। चलती थी तो पाँव में दर्द उठती थी, लेकिन उसके बावजूद मैं सारे काम और सामान के खुद करती। अब वो मेरे करीब भी ना आता था, ना मुझसे ठीक से बात करता था। कहता था कि बस जल्दी से बच्चा पैदा हो जाए तो फ़ौरन से जिम ज्वाइन कर लेना। तुम्हें इस होलिये में तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। मेरे पास मत बैठा करो। यूँ बात करता था जैसे कि पता नहीं कितनी गिरी पड़ी चीज़ बन गई हूँ। इसकी बातों से, इसके रवैये से मैं दिल बर्दाशा होकर रह गई थी। मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। इन दिनों तो वो बिल्कुल चलती फिरती भी नहीं थी, अपने कमरे में रहती थी। उन्हें मुझे अलग से पूछना पड़ता था, खाना कमरे में देना पड़ता था। मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगा था। मुझे दोपहर के वक्त ही लेबर पेन शुरू हो चुका था। मैंने अर्शमान को फ़ोन किया। कहने लगा, ड्राइवर के साथ चली जाओ। मैंने कहा, मेरी दर्द से बुरी हालत है अर्शमान, ड्राइवर के साथ मैं किस तरह से जा सकती हूँ? कितनी बुरी बात है कि वो मेरी चीखें सुने। कहने लगा, फॉर गॉड सेक मुझे तंग मत करो। मेरी मीटिंग है, तुमने जाना है जाओ, वरना तुम्हारी जो मर्जी आए वो करो। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से चलते हुए बाहर तक आई थी। दर्द से मेरी हालत ये थी कि मुझसे सहा नहीं जा रहा था। ड्राइवर सामने चाय पी रहा था। जब मैंने उसे आवाज़ दी, मैंने कहा, अब्बास जल्दी से इधर आओ। इस वक्त मुलाजिमा भी अपने घर जा चुकी थी। घर पे कोई लेडीज़ मौजूद ना थी। उसने चाय वहीं छोड़ी और मेरे पास आ गया। कहने लगा, जी बीबी साहिबा। मैंने कहा, जल्दी से कार स्टार्ट करो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। शायद वो मेरी कैफियत को समझ गया था। कहने लगा, जी। उसने जल्दी से चाबी से गाड़ी खोली, गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा था। मेरे बहुत ज़्यादा शदीद दर्द उठ रहा था। चौकीदार भी मुझे कराते हुए देख रहा था। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। जब अब्बास गाड़ी से उतरकर मेरे पास आया और मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगा, बीबी साहिबा आप मेरे साथ आए, कोई बात नहीं। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं पहली बार फूट फूट के रो रही थी। ऐसे वक्त में जब मुझे अर्शमान की शिद्दत से ज़रूरत थी, वह मेरे साथ नहीं था। एक गैर मर्द का हाथ मुझे पकड़ना पड़ा। मुझे गाड़ी में अब्बास ने ही बिठाया। फिर गाड़ी बड़ी एहतियात से चलाकर मुझे हॉस्पिटल तक लेकर गया। जैसे गाड़ी उसने हॉस्पिटल के सामने खड़ी की, वहाँ के स्टाफ को जल्दी से बुलाने लगा। मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। अर्शमान की वजह से मैंने अपने घर पर भी इतला नहीं दी थी। कहता था कि बात बात पर अपने घर वालों को मत बुलाया करो, उन्हें मत बताओ कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। उनके सामने ये मत जाहिर करो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, वरना मैं अपने भाई भाभीयों से कहती तो सब पहुंच जाते। लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल में सिर्फ अब्बास था। जब लेडी डॉक्टर ने कहा कि हमें आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि आपके बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, उसे नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? हमें साइन करवाना है। मेरा बीपी इस वक्त बहुत हाई था। मैंने कहा, वो नहीं आ सकते, उनकी मीटिंग है। डॉक्टर कहने लगी, उन्हें आपकी कंडीशन का पता नहीं है, उनका काम है कि वहाँ यहाँ मौजूद रहें। मैंने कहा, आप मेरा ऑपरेशन कर दें, साइन लेना है तो मैं कर देती हूँ। साथ साथ मैं रो रही थी, साथ साथ बातें भी कर रही थी और शिद्दत से उठने वाले दर्दों को भी बर्दाश्त कर रही थी। वह कहने लगी, आपके साथ कौन आया? मैंने कहा, ड्राइवर है। कहने लगी, अच्छा ठीक है, आप रोना बंद करें। मेरा रोना बंद हो ही नहीं रहा था। वो
वह कहने लगी, देखें, मुझे आपको बेहोशी का टीका लगाना है। आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में होंगी तो कोमा में जाने का खतरा बढ़ जाएगा। बड़े प्यार से लेडी डॉक्टर मुझसे बात कर रही थी। मैं उसका हाथ पकड़े रो रही थी। वह मेरा सर सहलाने लगी। बड़े आराम से उसने मुझे कुछ नॉर्मल किया था, फिर मुझे इंजेक्शन लगाया। मैं कुछ ही देर में बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो सबसे पहले मैंने ये पूछा, मेरा बच्चा तो ठीक है? कहने लगी, हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। मैंने कहा, मेरा शौहर आया? कहने लगी, पता नहीं, बाहर एक नौजवान खड़ा था, अब्बास नामी। मैंने पूछा कि उजाला के साथ कौन है तो कहने लगा, मैं हूँ। मैंने तुम्हारा बेटा उसी को पकड़ा दिया। बाकी मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हस्बैंड आए हैं या नहीं। कुछ देर में ही हमें तुम्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो मैंने कहा, ठीक है। जब तक मुझे रूम में शिफ्ट किया गया, मेरी सास व्हीलचेयर पर मेरे पास पहुंची थी। बहुत खुश थी, लेकिन अर्शमान नहीं आया था। मैंने कहा, आंटी, आपने अर्शमान को नहीं बताया? वह कहने लगी, हाँ बताया है उसे, लेकिन कहता है आ जाऊँगा, अभी मीटिंग है। वह नज़रें चुरा रही थी। कुछ ही देर में लगने वाले इंजेक्शन और ड्रॉप्स अब्बास लेकर आया था। कहने लगा, खाला जी, सामान लेडी डॉक्टर ने मंगवाया था बीबी साहिबा के लिए। मेरी सास कहने लगी, हाँ तुम यहाँ रख दो, अभी नर्स आएगी तो लगा देंगी। फिर मुझसे कहने लगी, माशाल्लाह से छोटे साहब तो बिल्कुल अर्शमान साहब पर गए हैं। वह मेरे बेटे की तरफ इशारा करके कह रहा था। वाकई मेरा बेटा बिल्कुल अपने बाप पर था। अर्शमान रात को मुझसे मिलने आया था। अपने बेटे को बस 5 मिनट गोद में पकड़ा था, फिर कहने लगा, मुझे तो ठीक से बच्चा पकड़ना नहीं आता, पता नहीं कैसे पकड़ते हैं। अलबत्ता मेरी सास दोपहर से मेरे साथ ही थी। उन्होंने कहा, लाओ मुझे पकड़ा दो। 15 मिनट मेरे पास खड़ा रहा। कहने लगा, कैसी हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अपना रुख बदल लिया, आंखें बंद कर लिए। नर्स कहने लगी, उन्हें आराम करने दें। फिर कहने लगी, रात को कौन रोकेगा? मेरी सास कहने लगी, मैं तो बीमार रहती हूँ, मैं तो नहीं रुक सकती। हाँ तुम ऐसा करो, यहीं रुक जाओ, उसके पास मैं तुम्हें अलग से पैसे दे दूँगी। यह सुनकर वो तैयार हो गई। रात वही मेरे पास रखी थी। अर्शमान भी जा चुका था और मेरी सास भी। फिर कहने लगी कि आपकी मेडिसिन किससे मंगवा देती हूँ। मैंने कहा, कौन ला कर देगा? कहने लगी, वो कोई अब्बासी नामी नौजवान बाहर है, कह रहा था कि किसी मेडिसिन या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रात भर यहीं रहूँगा। मैं हैरान थी कि वो एक ड्राइवर होकर रुका हुआ था और जिसे रुकना चाहिए था वो मौजूद नहीं था। शायद वह भी अपनी नौकरी के चक्कर में रात काली कर रहा था। और शमान ने कहा होगा कि 4 पैसे ज़्यादा दे दूँगा, यहीं तुम रुक जाओ। मैंने गहरी सांस ली थी। मैं ये नहीं जानती थी कि अगले रोज़। अब आगे की कहानी अगली की वीडियोज़ में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।